ओके, सो कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ अगला जो हमारा क्वेश्चन 24 है, इसमें जननी सुरक्षा योजना कीवर्ड है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो हम यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करेंगे. राइट. नेक्स्ट में हमारा की टर्म है, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम. ठीक है. तो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक इंश्योरेंस स्कीम है. तो जनरली ये है क्या, तो ये बेसिकली ईएसआई स्कीम है जिसका मेन एम क्या है कि प्रोटेक्ट करना एम्प्लॉयज़ को ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ सिकनेस, मतलब उनकी लाइफ को इंश्योर करना. सो दैट जब भी अगर उनको सिकनेस हो, इंजरी हो, डिसेबिलिटी हो, मेटर्निटी हो, डेथ हो, या कुछ भी ऐसा मेडिकल फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करा सकें. ठीक है. और कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो जो भी लोग एम्प्लॉयड हैं वेरियस सेक्टर्स में, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो कि काम करें जहाँ पे भी मोर देन 10 पीपल जो हैं काम कर रहे हैं, वो सभी क्या कर सकते हैं, हमारे अप्लाई कर सकते हैं. बेसिक सी चीज़ है. ठीक है. तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं है. अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आया था, दैट इज़ आया था क्या, हाँ नहीं यहाँ पे नहीं आया था कुछ भी, या तो इस पे तो माइंड मत करना. तो बेसिक सी चीज़ है. ठीक है. तो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, तो एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट लाई है एम्प्लॉयज़ के लिए, जो भी 10 जहाँ पे भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब के लिए, जो भी 10 से ज़्यादा वर्कर्स को कर रही है. ठीक है. आगे 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 बात करते हैं, दैट इज़ अपना डिस्ट्रिक्ट्स रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज़ के बारे में. अब ये है क्या, तो देख लेते हैं. बेसिकली सेटअप हुई थी हमारी 1980 में अंडर द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो आईआरडीपी के तहत बेसिकली हमारी स्टैब्लिश करी थी 1980 में. ठीक है. और मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ओवरसी करना इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स एंड रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. तो जो भी हमारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ला रही थी उनकी इंप्लीमेंटेशन को जनरली देखती थी. तो जनरली काम क्या है इसका, इंप्लीमेंट करने का है. ठीक है. इस चीज़ का ध्यान रखना, क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ठीक है. और उसको मेन हेड करता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. ठीक है. तो पॉलिसीज़ नहीं बना रही है, कोई इनिशिएटिव ये नहीं ले रही है, ये जस्ट इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रही है उन सारे इनिशिएटिव्स को. ठीक है. ओवरसी कर रही है, वो भी ओवरसी कर रही है, खुद से इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, सिर्फ रेगुलेशन, एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी है. ठीक है. आगे चलते हैं. इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब हमने ऑलरेडी देख चुका था इंक्लूसिव गवर्नेंस में. तो वही चीज़ है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमारी एनसीईआरटी में, एमएसएमई भी हमारे एनसीईआरटीज वगैरह में कवर हो जाएगा, तो नॉट अ बिग डील. एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट भी हमारा सिंपल है कि राइट टू एजुकेशन मतलब सबको अधिकार है. बेसिकली इंश्योर करता है कि जितने भी चिल्ड्रन को एक्सेस मिले, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन मिले, जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल है फॉर ब्रेकिंग अप द साइकिल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेकअप करने के लिए. इनेबल कैपिटल अपॉर्चुनिटीज़, सॉरी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल. ठीक है. तो सबको एजुकेशन मिली, सबको फ्री एक्सेस मिले, प्लस में सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिली. ठीक है. डेमोक्रेटिक डिवाइडेंड ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो हम इसको नहीं करेंगे. ठीक है. आगे देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, वैसे ही एनसीईआरटी में कवर्ड है बट स्टिल वी विल गो थ्रू इट. ठीक है. तो बेसिकली 2005 में आई थी. ठीक है. जो स्कीम है बेसिकली क्या कहती है, ये बोलती है कि हम क्या करेंगे, 100 दिन का, ठीक है, 100 दिन का गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट आपको देंगे पर फाइनेंशियल ईयर, मतलब हर एक ईयर में हर एक रूरल हाउस होल्ड को. ठीक है. तो ऐसा गरीब अमीर कुछ नहीं है, जो भी गांव का इंसान है उसको 100 दिन के लिए हर साल में एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी. ठीक है. जो भी वॉलंटियर है, जो भी काम करना चाहते हैं, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, और कैसा काम दिया जाएगा, अनस्किल्ड दिया जाएगा. बेसिक चीज़ है. ठीक है. तो यही हमारा. ठीक है. तो क्या हमने देखा, रिवाइज कर लेते हैं. मनरेगा क्या है, मनरेगा क्या है कि ऐसी 100 डेज़ का क्या दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, हर एक रूरल पर्सन को दिया जा रहेगा. ठीक है. और ठीक है, हर एक रूरल पर्सन को दिया जाएगा. मनरेगा 100 डेज़ का दिया जाएगा. और कैसा दिया जाएगा, अनस्किल्ड वर्क दिया जाएगा. ठीक है. अनस्किल्ड वर्क. ठीक है. साल में एक बार. ठीक है. जो भी वॉलंटियर है ऑफकोर्स, जो करना चाहते हैं उनको. अब देखिए, आम आदमी बीमा योजना, तो नाम से पता चलता है आम आदमी मतलब कॉमन मैन, उसका बीमा, बीमा मतलब इंश्योरेंस होता है, योजना उसकी इंश्योरेंस से रिगार्डिंग है. तो बेसिकली देख लेते हैं आगे. ठीक है. तो जो भी ये स्कीम थी, योजना थी, 2007 में आई थी. बेसिकली ये लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देती है, मतलब आपकी लाइफ को इंश्योर करेंगे. ठीक है. आपको कुछ हो गया तो आपको उस चीज़ का पेमेंट मिलेगा. स्कॉलरशिप बेनिफिट, आपको कुछ हो जाता है तो आपके बच्चों को स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा, है ना. अब इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो किस हिसाब से देंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें जो है. तो लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहा, आम आदमी नहीं कर रहा, यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड इसका इंप्लीमेंटेशन करेगा. तो जितनी भी इंश्योरेंस रिगार्डिंग स्कीम है उनकी इंप्लीमेंटेशन एलआईसी कर रही है, तो यहाँ पे भी एलआईसी करेगा. टारगेट ग्रुप, जनरली टारगेट किसको किया गया था, जो रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड है, किसको किया गया था, रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड को. ठीक है. तो क्या हमारा है, आम आदमी बीमा योजना. तो 2007 में ऐसी स्कीम आई थी जिसमें जो है यहाँ लाइफ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, प्लस में स्कॉलरशिप बेनिफिट दिया जा रहा है आपके बच्चों को. ठीक है. और इसमें जो कंट्रीब्यूशन वो कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर रही है मिलके. ठीक है. और इसमें क्या है, और क्या क्या जा रहा है यहाँ पे, मेन टारगेट किस पे है, रूरल में लैंडलेस जो हमारे लेबरर्स हैं उन पे बेसिकली मेन इसका फोकस किया जा रहा है. ठीक है.
और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, एलआईसी करेगा। हाँ ये और भूल गए थे मैं। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा कंसेप्ट जहाँ पे आप क्या करोगे, इस हिसाब से डेवलपमेंट करोगे कि आप बैलेंस कर पाओ ज़रूरतों को, इकॉनमिक ग्रोथ भी होती रहे, है ना, इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहे और सोशल इक्विटी भी बनी रहे। तीनों चीज़ होनी चाहिए, इकॉनमिक ग्रोथ भी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी और सोशल इक्विटी भी। और इस ये भी इंश्योर हो कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी अपनी नीड्स को जैसे कि हम पूरे कर पा रहे हैं वैसे भी वो पूरी कर पाए। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम पॉपुलेशन या जो कि है उसका साइज या फिर जो रिसोर्सेज जो कि यूज़ कर सकते हैं, जो कि इन्वायरमेंट सस्टेन कर सकता है इंडेफिनेटली विदाउट बीइंग डिग्रेड। मतलब इतना है कि इन्वायरमेंट से आप इतना ले सकते हो जब तक वो डिग्रेड ना हो, तो उसको कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, बेसिक चीज़। ठीक है, तो क्या समझा, सस्टेन डेवलपमेंट क्या है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि आप इस तरीके से डेवलपमेंट करो कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, है ना, इन्वायरमेंटल भी प्रोटेक्ट रहे और सोशल इक्विटी भी बनी रहे। और ये सब कुछ प्रेजेंट में तो बना ही रहे, फ्यूचर में भी बना रहे। ठीक है, फ्यूचर में भी बना रहे। ठीक है, और हमने देखा था कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या कहता है, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं कि भाई देखो ये इन्वायरमेंट की कितनी लिमिट है, बेसिकली इन्वायरमेंट की लिमिट को बताता है जब तक वो आपको प्रोवाइड कर सकता है विदाउट बीइंग डिग्रेडेड, कि डिग्रेड ना हो जब तक। ठीक है, आगे देखते हैं नेशनल रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007 में आई थी। ठीक है, तो बेसिकली जो पॉलिसी है इसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारी पॉलिसी थी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो भी लोग रिहेबिलेट उनको मतलब सबको जो भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं ना उनको बेसिकली क्या करना है, रिहेबिलेट का मतलब है उनको दोबारा से कहीं घर वर में सेटल डाउन करना है। ठीक है, रीसेटलमेंट मेजर्स लेने हैं जो भी डिस्प्लेस हुए हैं उन लोगों के लिए। इसके चलते आपको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, तो बेसिकली आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा, है ना, आपकी ज़मीन लिए तो उसका पैसा भी दिया जाएगा, आपको रीसेटल भी किया जाएगा कहीं जगह पे, एंड प्लस में आपको कमाई के भी साधन दिए जाएंगे। तो फेयर कंपनसेशन, है ना, रीसेटलमेंट के ऑप्शंस एंड प्लस में लिवलीहुड भी, आपको तीनों चीज़ें यहाँ पे दी जाएंगी इसके तहत। ठीक है, और बेसिकली ग्रेवेंस रिडर्सल का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया जाएगा एंड प्लस में स्पेशल प्रोविजन। अच्छा, स्पेशली किस चीज़ पे फोकस किया, जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे कि एससी है, एसटी है, तो उन सब पे स्पेशल फोकस इस पर किया गया। तो नेशनल रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट पॉलिसी क्या है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो लोग भी डिस्प्लेस हुए हैं उनको रिहेबिलेट किया जाएगा एंड रीसेटल किया जाएगा। इसके चलते उनको 3 चीज़ें दी जाती है, तो कंपनसेशन दिया जाएगा, प्लस में उनको रिहेबिलिटेशन का रीसेटलमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा, प्लस में लिवलीहुड भी उनको दिया जाएगा। ग्रेवेंस रिडर्सल भी है और मेन फोकस किस पे, एससी एंड एसटी पे, जो कि वल्नरेबल ग्रुप्स है। राइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सुधार एंड स्वयं सिद्धा, तो बेसिकली गवर्नमेंट की स्कीम है, देख लेते हैं। सुधार स्कीम क्या बोल रही है, बोल रही है देखो जो स्कीम है ये डिज़ाइन हुई है टू काटर द नीड्स ऑफ द वुमेन इन डिफिकल्ट, जो भी महिलाएं परेशान हैं उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए ना, सुधार का मतलब इम्प्रूव, तो इसके लिए बेसिकली स्कीम लाई गई है। उनको कैसे इम्प्रूव करेंगे, शेल्टर, फूड, क्लॉथिंग, केयर देके, है ना। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, तो एनजीओ वगैरह से इम्प्लीमेंटेशन कराया था इसका। ठीक है, स्वयं सिद्धा जो स्कीम है बेसिकली स्वयं मतलब खुद की सिद्धा, खुद की सिद्धि हो, तो यहाँ पे बेसिकली फोकस किया जाएगा होलिस्टिक इंप्रूवमेंट हो, वुमेन की इंपावरमेंट पे बेसिकली किया जाएगा। वहाँ पे इंप्रूवमेंट भी किया जा रहा था, यहाँ पे इंपावरमेंट है ना। तो कैसे करेंगे, बाय फॉर्मिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हेल्प से करेंगे, है ना, जिनका मेन एम क्या है, इनहेंस करना अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बाय ऑफ वुमेन, कि सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वुमेन का वो बेटर हो, इनकम जनरेटिंग जो स्किल्स हैं वो हमारी बेटर हो, है ना, क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिले एंड बाकी अब सपोर्टेड जो भी सर्विसेज हैं वो उनको मिले। एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, वही अपना लोकल गवर्नमेंट एंड एनजीओज इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन करेगा। ठीक है, तो 2 स्कीम देखी, तो कौन कौन सी देखी, तो एक तो हमने देखी दैट इज़ इम्प्रूवमेंट को क्या कह रहे थे इंग्लिश हिंदी में, यार भूल गई मैं, चलो यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, सुधार में बेसिकली क्या करेगा, सुधार में हम जो भी महिलाएं परेशान हैं उनकी सिचुएशंस को हम बेटर करेंगे, शेल्टर, बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करके। स्वयं सिद्धा में क्या कर रहे थे कि इंपावरमेंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इंपावरमेंट कर रहे थे, कैसे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, है ना, कि उनकी इकॉनमिक सिचुएशंस अच्छी हो, उनको क्रेडिट की एक्सेस मिले, है ना, उनका लिवलीहुड बेटर हो, उनके पास स्किल्स आए, इस तरीके से। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन एनजीओज एंड लोकल बॉडीज़ करेंगी। अगर देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है और एक राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिए जो हमारी स्कीम्स वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं, है ना, और प्रीवियस भी रिपीट हो जाती है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले स्वस्थ का मतलब है हेल्थ और बीमा मतलब इंश्योरेंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस, तो राष्ट्रीय हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। यहाँ पे राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य, वही ये भी सेम ही है, दोनों है, लेकिन क्या डिफरेंस है, देखिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है बेसिकली ये हमारी बात करती है, हेल्थ इंश्योरेंस देती है, मिनिमम इसका है प्रोवाइडिंग कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस देती है अप टू स्पेसिफाइड सर्टेन लिमिट, फैमिली हमारे बीपीएल फैमिलीज के लिए जनरली देती है। किसके लिए देती है, 1 मिनट। तो बेसिकली जहाँ पे जो मेन जो स्कीम है इसका मेन फोकस किस पे है, दैट इज़ टू प्रोवाइड द हेल्थ इंश्योरेंस, किसको देना, दैट इज़ टू द बीपीएल फैमिलीज को, है ना, बीपीएल पे फोकस है। और जो ये हमारा राजीव गांधी शिल्पी स्वस्थ बीमा योजना है, बेसिकली इनका मेन फोकस क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देना, लेकिन किसको, आर्टिसंस को एंड हमारे वीवर्स को। ठीक है, तो आर्टिसंस एंड वीवर्स के लिए, ठीक है।
बेसिक के आगे देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, तो वैसे इट इज़ अ नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स अंडर द एज ऑफ 1 एज। तो जो बच्चा पैदा हुआ है उसका 1 साल तक के अंदर जितने बच्चों की डेथ हो रही है बेसिकली पर 1000 लाइफ बर्थ में, तो उसको बेसिकली हम कहते हैं IMR। अब इसको कैलकुलेट करते क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है, तो बेसिकली इवोल्यूट करता है कि ओवरऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट कैसी है पॉपुलेशन की, पार्टिकुलरली मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में बताता है। मैटरनल का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन, है ना, उनकी डेथ होना, ठीक है, उनकी हेल्थ, प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ के बारे में बताता है, ठीक है। आगे आगे अच्छा मैंने की टर्म्स हैं बट ठीक है मैंने किया नहीं, ये सारे की टर्म्स थे, हाईलाइट नहीं करा। सो सबसे पहले बात करते हैं इनेक्टमेंट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो 1949 में होता है और जो कि मेन इसको रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग के फॉर्म, जो बैंकिंग फॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो बेसिकली 1955 में जो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था ना, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, उसको नेशनलाइज करके SBI बना दिया जाता है। और मेन जो इसका उद्देश्य होता है दैट इज टू एम ऑफ एक्सपेंडिंग द रूरल क्रेडिट एंड सपोर्टिंग द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने का। इंट्रोडक्शन ऑफ 5 जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, अगर हम उसकी बात करें तो 1951 में पहली बार आता है और उसका मेन प्राइमरी जो फोकस होता है वो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, इरीगेशन एंड एग्रीकल्चर पे, ठीक है। एंड इंश्योरेंस कंपनी की नेशनलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ने 1956 में बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर को क्रिएट करा, LIC जिसका नाम है। जनरली इसका भी मेन उद्देश्य था कि रूरल लोगों तक जो है लाइफ इंश्योरेंस के मैसेज को हम पहुँचा सकें, ठीक है। तो चारों हमने देखे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे फटाक से, ठीक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया है हमारा, ठीक है, तो 1954 में आया था शायद, हाँ, दैट इज़ टू मतलब किसको रेगुलेट करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर को, है ना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, 1951 में, जिसका मेन उद्देश्य क्या है अपना 1951 में कि हमारा एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर इरीगेशन पे ध्यान देना, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया, जो इंपीरियल बैंक था उसको ही हमने SBI बना दिया और मेन फोकस वही रूरल को क्रेडिट पहुंचाने का था। तो SBI को कब बनाया है, ठीक है, 1955 में, थोड़ा सा याद नहीं है मुझे, 1955, अच्छा 1949 है, थोड़ा सा याद कर लेना है डेट्स, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ठीक है। और 1956 में इंश्योरेंस कंपनीज बनाई गई, LIC, है ना, LIC का फॉर्मेशन हुआ, LIC फॉर्म। इसका भी मेन एम था कि रूरल तक हमें मैसेज पहुंचाना है हमारे इंश्योरेंस वगैरह का, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, ओके। सो आगे हमारे कीवर्ड है सेकेंडरी, टर्शरी वैसे NCERTs में कवर है बट स्टिल लेट्स डू इट। तो प्राइमरी सेक्टर जो है बेसिकली डील करता है एक्सट्रैक्शन एंड द हमारे हार्वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज का। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली डील करता है कि इन्हीं रिसोर्सेज का जो भी इनका इन रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करके हम कुछ फिनिश बना दें थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। एंड टर्शरी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस एंड फैसिलिटेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। क्या करता है, फैसिलिटेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, बेसिक चीज़ है। नॉन फंजिबल टोकन्स क्या है, क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, तो इट इज़ एक्चुअली टेक्नोलॉजी, ठीक है, हमने पढ़ी हुई है वैसे स्टार्टिंग में की, जिसमें क्या होता है जो हमारी चीज़ें होती हैं वो हमारी कैसे होती हैं, ब्लॉक्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर होती है, बेसिक चीज़, ठीक है। आगे देखते हैं क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स क्या है। तो क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स क्या है, डिजिटल यूनिट होना, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। टोकन इज लाइक अ टोकन, है ना, इस तरीके से हम खाना खाने जाते हैं कहीं तो उस चीज़ का भी टोकन लेना पड़ता है, ठीक है, तो वही ऐसा तरह का ये टोकन है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी एसेट को या राइट को, कि भैया जैसे कि अगर मेरे पास कोई टोकन है, मैं कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में गई जनरली वहाँ पे होता है, तो इसका मतलब है कि मेरे को कुछ हक है कि मैं उससे कुछ ले सकती हूँ ना, वो मेरा एसेट है, फिर कहीं तो अधिकार है, जिसको हम जनरली परचेजेस, ट्रेडिंग, सिक्योर करना, है ना, टोकनाइजेशन इस काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी रहती है ना, तो इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका ही एक पार्ट है हमारा नॉन फंजिबल टोकन्स। देखो नॉन फंजिबल का मतलब होता है दीज आर काइंड ऑफ ए यूनिक टोकन जिनको ट्रेडेड नहीं किया जा सकता, यूनिक रिप्रेजेंटेड डिजिटल आइटम्स लाइक आर्ट, जो जनरली यूनिक चीज़ें जो कि रिप्रेजेंट करते हैं आर्ट को, एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेसिक चीज़ है। रियल सेक्टर क्या है अब देख लेते हैं। तो रियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर दोनों देखेंगे। तो रियल सेक्टर जनरली डील करता है हमारे प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज से, वहीं पे इसमें एग्रीकल्चर बाकी सारे सेक्टर्स आते हैं, ऑफकोर्स तीनों सेक्टर आते हैं। इससे ऑफकोर्स आउटपुट में कुछ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है और डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट में। वहीं पे अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल सेक्टर की, तो इसमें हमारी जनरली इन्वॉल्व होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट, पैसों का, ठीक है। और इसके कंपोनेंट्स क्या है, वही अपना बैंक, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, ये सब कुछ। एंड मेन इसका आउटपुट क्या आता है, तो ये हमारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमें देता है, लोन्स, इन्वेस्टमेंट देता है। डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है क्या जीडीपी में, नहीं, लेकिन हाँ कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, हम ऑलरेडी आगे पढ़ लेंगे बट नॉर्मल बता देती हूँ। कैपिटल फॉर्मेशन का होता है कैपिटल गुड्स का फॉर्मेशन होना। कैपिटल गुड्स और समथिंग जिनको हम बार बार प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट इज इट। तो ठीक है, रियल सेक्टर का मतलब होता है जनरली जो गुड्स एंड सर्विसेज से डील करेगा, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी में। इसमें हमारे तीनों सेक्टर्स आते हैं, है ना। एंड ये हमारा या
दैट इज़ इट। वहीं पे जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो क्या है हमारा, जिसमें मनी की ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इससे रिगार्डिंग बात करेंगे, इसमें स्टॉक इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ आएगा। एंड हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है ये हमारा जीडीपी में तो नहीं करता कंट्रीब्यूट, लेकिन हाँ कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, बेसिक चीज़ है ना। आगे बढ़ते हैं चलिए। सोशल कैपिटल का एक छोटा सा टर्म था, देख लेते हैं। सोशल कैपिटल का मतलब होता है नेटवर्क, रिलेशनशिप, नॉर्म्स जो कि फैसिलिटेट करता है कलेक्टिव एक्शन एंड कॉपरेशन विद इन अ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे कलेक्टिव होना जो कि मतलब नॉर्म्स, कुछ ऐसे नॉर्म्स का होना जो कि मतलब कॉपरेशन लाई एंड कलेक्टिव एक्शन, है ना, बेसिक चीज़ थी। आगे देखते हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन है हम ऑलरेडी कवर कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, तो हम नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं रियल जीएनपी क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। तो लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ी सी मेरी क्वालिटेटिव टर्म है, इसमें हम बात करते हैं कि इंप्रूवमेंट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, जिसमें हम बात करते हैं कि हाँ भाई पॉवर्टी कम हुई है कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वलिटी, इन सारी फैक्टर्स को लेते हैं। हेल्थ एजुकेशन में इंप्रूवमेंट है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इन चीज़ों को लेते हैं। अगर हम बात करें जीएनपी तो इट इज़ अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारा वैल्यू लेंगे, जितने भी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमारी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुई हैं बेसिकली प्रोड्यूस हुई है, प्रोड्यूस बाय कंट्री के सिटीजन ने प्रोड्यूस करी हैं, बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रोड, है ना। बेसिक है मैंने स्टार्टिंग में कर रखा है तो इतना कोई है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, और इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल वेल्थ क्या होती है ये भी हम देखेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल एंड द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो किसी इंडिविजुअल की स्किल, नॉलेज एंड कैपेसिटीज़ को बढ़ाना, जिससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। सो इसमें जैसे कि अब ये इसमें कर कैसे सकते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, मतलब पर्सन को बेटर बनाएंगे तो उससे वो देश को बेटर बनाएगा, इट्स लाइक दैट, ठीक है। नाउ टेंजिबल वेल्थ क्या होती है, देखो जिसको भी हम छू सकते हैं, जिसकी फिजिकल एसेट देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल जस्ट अपोजिट, जिसको हम ना ही तो देख सकते हैं, ना ही तो वो सीन कर सकते हैं, ना ही उसको टच कर सकते हैं, उसको इंटेंजिबल कहते हैं, बेसिक चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं कैपिटल फॉर्मेशन क्या है एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है। देखो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कंट्रीज स्टॉक ऑफ, मतलब स्टॉक बनना रियल कैपिटल का। रियल कैपिटल क्या होता है, रियल कैपिटल का मतलब है क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। जितने ज़्यादा कैपिटल गुड होंगे, है ना, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है बढ़ती है। जैसे जितनी ज़्यादा मशीन्स होंगी तो ईजी हो जाएगा प्रोडक्शन बढ़ाना, तो प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हो। तो बेस वही चीज़ है, मशीन्स का ज़्यादा होना इज अ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्म हो रही है ना, वॉल। ओके इसके लिए एसेंशियल्स क्या है, तो जितनी ज़्यादा सेविंग इन्वेस्टमेंट होती है तो उससे ज़्यादा इतना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होता है। जनरली कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा लोग सेविंग्स करेंगे बैंक में, उतना ज़्यादा पैसा बैंक्स के पास आएगा, उतना ज़्यादा वो आगे लोन्स दे पाएंगे तो हमारी कैपिटल जो है फॉर्मेशन होगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो इकॉनमी ग्रो करेगी। बेसिक ये वाला फंडा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब है अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब कितनी हमारी कैपिटल लगेगी अगर हमें आउटपुट को, इतने आउटपुट को प्रोड्यूस करना है। तो इतना अगर ये हाइयर होता है तो ऑफकोर्स उतना ही नेगेटिव होता है, बिकॉज ज़्यादा कैपिटल लगेगी टू प्रोड्यूस, है ना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हमारा पहले जो कैपिटल आउटपुट रेशियो था वो था हमारा 2:1, ठीक है। तो एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने में 2 पैसे लग रहे थे, लेकिन अब ये होगा 3:1। इसका मतलब है एक को प्रोड्यूस करने में 3 लग रहे हैं। तो जो हाइयर इज अ नेगेटिव, हाइयर होगा उतना ही बेकार है, ठीक है। तो इसकी चीज़ है ये भी, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो। तो टैक्स टू जीडीपी मतलब है टैक्स और जीडीपी। जनरली जीडीपी का कितना परसेंटेज आप जो है टैक्स में बेसिकली कलेक्ट कर रहे हो, है ना। अगर जीडीपी हमारी 10 है तो टैक्स कलेक्शन 1 है, समझो इस तरीके से है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा बढ़ा दिए 2 कर दें, है ना, जीडीपी तो वही रहेगी। तो क्या ये अच्छा है या बुरा है, या फिर हमारा ये 2 था, सॉरी ये 2 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, और अगर ये 1 हो जाए, है ना, तो इस तरीके से हो जाए तो ये हमारा अच्छा होगा या ये हमारा अच्छा होगा। तो बेसिकली हाइयर इट इज़ गुड। तो जितना ज़्यादा ही होता है उतना ही अच्छा होता है, बिकॉज उतना ज़्यादा गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट भी आगे उतना ही फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम नहीं पढ़ेंगे, डिक्रीज इन द टैक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी समझ लिया क्या फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन, इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही है तो जीडीपी भी अच्छी नहीं होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो टैक्स कैसे भरेंगे। टैक्स इवेजन, बहुत से लोग जो है इवेड करते हैं, टैक्सेस पे नहीं करेंगे। टैक्स पॉलिसीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, टैक्स रेट को कट कर दें, है ना, या फिर इनएफिशिएंट हो, टैक्स कलेक्शन एफिशिएंट ना हो। आगे देखिए अगला है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, एक ऐसा रेट जिस पे हमारे जो बैंक्स हैं वो ऑफर करते हैं लोन्स टू द पब्लिक। तो यहाँ पे जो बैंक्स हैं वो लोन दे रहे हैं पब्लिक को, तो किस रेट पे देंगे उसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, ठीक है। बेसिक टर्म है, आगे देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली हम देखते हैं जीडीपी बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, तो इन सब चीज़ को देखते हैं। अगर वो बढ़ी है इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, बेसिक चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं नेशनल इनकम क्या है, ये स्टार्टिंग में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट ओके लेट्स सी। तो नेशनल इनकम बेसिकली इस करेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं बाय मनी वैल्यू जब हम लेते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि इकोनॉमी में नहीं प्रोड्यूस करा, तो उसको बेसिकली हम नेशनल इनकम कहते हैं। क्या, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमी, ठीक है। और ये टिपिकली मेजर कैसे करते हैं हम, जीएनपी, जीडीपी जैसे मेथड्स से, जिनका बेस फोकस होता है टोटल मॉनेटरी वैल्यू निकालना, प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन हुई है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब चीज़ों को लिखते रहना है ना साथ के साथ।
कैपिटल गेन। देखो जनरली कैपिटल होती क्या, कैपिटल इज लाइक अ कैपिटल गुड्स, हाँ ये कह सकते हैं कैपिटल इज लाइक अ एसेट, ठीक है। अब एसेट पे कोई गेन होना है, इस तरीके से कैपिटल गेन हो जाएगा। तो गेन अ प्रॉफिट दैट इज अर्न फ्रॉम अ सेल ऑफ एन एसेट, है ना, एसेट को आपने सेल करा। कैपिटल समथिंग जो कि बहुत बार बार नहीं होता ना, रेगुलर नहीं हुआ, एक बार आपने एसेट बेच दी तो बेच दी, इस तरह उस पर जो गेन हुआ उसको कैपिटल गेन कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे टैक्सेशन इन पे लगता है, तो ध्यान रखना कैपिटल गेन पे टैक्सेशन लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मनी सप्लाई क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबको ने स्टैटिक में कर लिया है तो इतना आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि किस हिसाब से बढ़ा है, इस साल इतना बढ़ा फिर इस साल इतना बढ़ा, तो इसको ग्रेड कहते हैं ना, एवरेज लेना है सबका। पर कैपिटल इनकम क्या है, ये भी हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, जीडीपी भी कर चुके हैं। पर कैपिटल इनकम जितनी भी नेशनल इनकम है उसको डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से, बेसिक चीज़ है ना। रेगुलरली देखो, स्ट्रीटली का मतलब होता है रेगुलरली, तो नॉर्मली एक एक्सट्रीम वर्ड है तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ हमने बता दिया कि क्वांटिटेटिव टर्म्स है ना। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो डिफ्लेशन का मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल का कम होना, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब हमारा क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हायर डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, है ना, प्राइसेस का बढ़ना इन्फ्लेशन है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तो स्टेगनेंट है, मतलब अच्छी इकोनॉमी तो ग्रो कर ही नहीं रही है, जीडीपी वगैरह भी नहीं बढ़ रहा, लेकिन साथ में इकोनॉमी जो है साथ में इन्फ्लेशन भी है, तो उसको हम कहते हैं, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है ना, एक्सट्रीम और टिपिकली जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का होना, इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कह देते हैं, हाइपर समथिंग वेरी बिग, है ना। क्लोज इकॉनमी क्या होती है, क्लोज इकॉनमी इज वन दैट डजंट एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड, जिसका कोई संबंध ना हो बाहर की दुनिया से, तो ना ही तो एक्सपोर्ट करे ना ही वो इम्पोर्ट करे, इसको हम क्लोज इकॉनमी कहते हैं। और जितनी भी इकॉनमिक एक्टिविटीज़ होती हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वो हमारे जो है मतलब जितनी भी डोमेस्टिक इकॉनमिक मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो विद इन द ही है, कुछ बाहर नहीं आ रहा, कुछ अंदर नहीं जा रहा, ना पैसा ना कुछ और चीज़, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं दैट इज़ इट, वी हैव डन, ठीक है। अब देखो हाँ मैंने थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बोला है, लेकिन इस पूरे को हमें क्या करना है, धीरे धीरे देख के और है ना लिखते रहना है साथ साथ चीज़ों को, सो इससे हो जाएगा, याद हो जाएगा, ओके।